हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन डायस्पोरा। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग जगह हिस्टोरिकली देखें, ब्रिटिश टाइम देखें या अभी देखें तो बहुत सारे लोग आपके आपके इंडियन ओरिजिन के ऑल ओवर वर्ल्ड आपको दिखेंगे, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, वेस्ट एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ हों। देखिए, जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, ये अगर आप इसको डिफ़ाइन करोगे तो ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं या पीपल हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं टेम्पररी और परमानेंटली, या फिर उनका जो ओरिजिन है या जो उनका जो एंसेस्टर है वो अब इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के अगर आप देखो तो इसका जो कुछ टर्म्स हैं जो आप ऐसे लोगों को कहते हो वो है एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, या फिर आपके ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंडियन डायस्पोरा के बारे में देखो तो वो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो अबाउट 31 मिलियन लोग आपको दिखेंगे ऐसे जो कि इंडियन ओरिजिन के हों। ठीक है, जो और साथ में जो लोग हैं, जो ये सारे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो अलग अलग डाइवर्स फील्ड में, ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड फील्ड है, आपको डाइवर्सिटी दिखेगी क्योंकि ये जो लोग हैं कुछ लेबर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और ऑलमोस्ट मतलब कि आप समझ लो कि मेजर कंट्रीज़ में आपको ये पॉपुलेशन दिखेगा, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका और गिरमिटिया कंट्रीज़। गिरमिटिया कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे इंडियन लेबर्स को ले जाया गया था प्लांटेशंस में, जो ब्रिटिश प्लांटेशंस होते थे वहाँ काम करने के लिए। ऐसे कंट्रीज़ हैं आपके फिजी, मॉरिशस, जमाइका, साउथ अफ्रीका, गायना, सूरीनाम। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि कितना डाइवर्सिटी है हमारे, अगर आप डायस्पोरा में देखो। इंडिया के पास 87 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है वो हमारे डायस्पोरा हमें भेजती है, और साथ में इंडिया जो है लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। अगर आप देखो रेमिटेंस का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट आप कंसिडर करोगे। साथ में इंडिया का जो इंगेजमेंट है विद इट्स डायस्पोरा वो आप 4C के थ्रू कह सकते हो, जो है आपका केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। ठीक है, अगर इवोल्यूशन देखें, अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली देखें, हमारा जो पॉलिसी रहा है विद टाइम डायस्पोरा के साथ, तो देखिए 1950s तक देखा गया कि हम बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी हमने फॉलो किया, क्योंकि हमें लगता था कि जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ ना हो जाए अगर हम ज़्यादा वॉइस करें या उनके जो वेलफेयर के बारे में या जो किसी भी तरह से वॉइस करें, तो हो सकता है कि जो होस्ट कंट्री है वो उसे बुरा लग जाए, उसे ऑफेंड हो जाए। तो इसलिए हमने नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी 1950s तक देखा गया। 1980s में फिर हमने अपना पॉलिसी चेंज किया। हमने जो भी हमारे अब्रॉड में जो लोग रह रहे हैं उनको साथ ज़्यादा हम कनेक्ट करने लगे, और साथ में उन्हें इनवाइट करने लगे कि आप यहाँ से हो, आप इंडिया से हो, अगर आप बाहर अच्छा कर रहे हो तो आप वापस देश आकर जो देश की उन्नति, देश के नेशन बिल्डिंग में हेल्प कीजिए। फिर 2000 में देखा गया कि हम और ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ और हमने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जो है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, एनआरआई फंड्स, वोटिंग राइट्स। ये सारे पॉलिसीज़ के थ्रू हम और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, आप समझते हैं कि बेनिफिट क्या होता है जब हम डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं, तो बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए, ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, तो एक तरह से इंडिया के इंटरेस्ट के वो एम्बेसडर्स आप उन्हें मान सकते हो। दूसरा है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। कई बार क्या होता है कि बाहर के कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो बेटर हमारे पॉलिसीज़ को वहाँ के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, तो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। तीसरा है कि ये लोग बाहर कमाते हैं और इनकी फैमिली इंडिया में रह रही होती है, तो ये वापस पैसा भेजते हैं अपने फैमिली को, और ये एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है इंडिया के लिए। तो रेमिटेंस का भी काम करता है, इन्वेस्टमेंट भी में भी हेल्प करता है। कई सारे लोग हैं जो बाहर बिज़नेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट का भी में भी हेल्प करते हैं। चौथा है कि जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है इंडिया का। फिर पांचवा है कि जो इंडिया का वॉइस, मतलब कि अलग अलग फ्लो जो
प्लेटफॉर्म है, फोरम है, वहाँ पे जाके एक इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, इंडिया के कंसर्न्स को वॉइस भी दे रहे हैं और इंडिया को एक बेटर पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप बेनिफिट देखो तो कि इंडिया के सॉफ्ट पावर, चाहे वो आपका योगा हो या यहाँ के कलिनरी हो, यहाँ का खाना हो, यहाँ का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए एक सॉफ्ट पावर की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर को भी एज अ हेरिटेज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू दिस डायस्पोरा। साथ में लास्ट पॉइंट है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर कमी का बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो पहला तो है कि डाटाबेस नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है कि किस तरह के लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो एक डाटाबेस तैयार होने से हम उसके अनुसार प्लान बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं और साथ में इन सारे लोगों को अलग अलग तरीके से इंगेज कर सकते हैं। दूसरा है कि जो बहुत सारे पॉपुलेशन है, स्पेशली जो आपके लो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या लेबर क्लास है, वो एक्सक्लूडेड है, उन्हें भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। देखिए, एक तो इतना डाइवर्सिटी है, जो हमारा डायस्पोरा है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, तो एक क्लियर पॉलिसी रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि ग्रीवेंस, जो भी कई सारे जो हमारे डायस्पोरा है उनको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन वो जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो या तो टाइमली नहीं सुनी जाती हैं या रिज़ॉल्व ही नहीं होती है। तो जो ग्रीवेंसेस हैं उनको टाइमली रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ में कोई स्कीम नहीं है जो कि मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे, अगर मान लीजिए गल्फ़ कंट्रीज़ में ही जो कोविड क्राइसिस हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग वापस आए, तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, इस बारे में पॉलिसी की कमी है। नेक्स्ट है आपका कि कोई जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, हम प्रोग्राम्स बना तो रहे हैं लेकिन वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसमें कमी है, वो नहीं देख रहे हैं। लास्टली जो क्राइसिस सिचुएशन, देखिए विद टाइम नई नई चीज़ें हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन वार हो या कोविड का क्राइसिस हो या गल्फ़ क्राइसिस हो, तो आपको अलग अलग क्राइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। चाहे वो कोविड के बाद अचानक से माइग्रेंट्स जिस तरह से रिटर्न हुए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, कोई जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत हाफ हजार्ड था, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस पर डील करने की ज़रूरत है। अगर हम रीजन वाइज देखें या एरिया वाइज देखें तो क्या प्रॉब्लम्स इंडियन डायस्पोरा फेस करते हैं, तो अगर आप वेस्ट एशिया की तरफ देखें, ठीक है, अगर हम वेस्ट एशिया को देखें तो वहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह से स्किल्ड वर्कर्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो जो लो स्किल लोग हैं उनको जॉब कट्स फेस करने को मिल रहा है और वो वापस इंडिया आना चाहते हैं। दूसरा है कि जो आपको पता है वेस्ट एशिया कितना वॉलेटाइल है, वहाँ पे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, ईरान फिर सऊदी अरेबिया कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह से इस्लाम या रेडिकल इस्लाम बढ़ रहा है, तो इस कारण से जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा रह रही है, उसे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज़ फेस करने को मिल रहा है। फिर तीसरा है वहाँ अगर आप देखो तो कफाला लेबर सिस्टम, ये जो सिस्टम है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको कोई एक इंसान स्पॉन्सर करेगा और बिना स्पॉन्सरशिप के मर्जी के जो इंसान आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके मर्जी के बिना आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत बाइंडिंग वर्क है, ठीक है, आप एक तरह से किसी को आप इस तरह कैसे रोक सकते हो, जो काफिल या स्पॉन्सर है उसके कंट्रोल में रहता है सब कुछ, तो इस तरह एक तरह से ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ। फिर नेक्स्ट वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है वो है निताकत लॉ का, जो कि आप सऊदी अरबिया में देख रहे हो, जहाँ पे लोकल्स को रिप्लेस करने मतलब गवर्नमेंट जो चाह रही है कि लोकल्स जो है वो रिप्लेस करें जो ये आउटसाइडर्स या जो बाहर के माइग्रेंट्स हैं। उसी तरह अगर आप यूएस या कनाडा या यूके में देखो तो वहाँ पे अलग इशूज़ हैं, जैसे कि H1B वीज़ा का इशू हो गया यूएस में, साथ में जिस तरह से प्रोटेक्शनिज्म या डिस्क्रिमिनेटिव या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है वो एक इशू हो जाता है। साथ में जो वीज़ा नॉर्म्स है यूके में फिर ब्रेक्सिट के बाद उसको रिवाइज़ किया गया, डुअल सिटीजनशिप का डिमांड है, और इन जनरल अगर आप देखो तो इकोनॉमिक इशूज़, जनरल इकोनॉमिक इशू, चाहे वो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, वेज रिलेटेड इशू, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे जो इशूज़ हैं वो हमारे डायस्पोरा को फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही, हर एंगल से अलग अलग एंगल से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, जैसे कि
जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसको मर्ज किया गवर्नमेंट ने। उसी तरह गवर्नमेंट जो है प्रवासी भारतीय दिवस को और ज़्यादा अच्छे से बनाने का कोशिश कर रही। अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे नो इंडिया प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन, भारत को जानिए क्विज, विदेश संपर्क सीरीज़, PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे भी इंडिया काम कर रहा है जैसे कि मदद पोर्टल हो गया, माइग्रेट हो गया, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड हो गया, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्रास हो गए। साथ में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं इंडियन डायस्पोरा बाहर, उसको सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं जैसे कि ईमेल, ट्विटर्स के थ्रू या फिर सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू। साथ में हम नेशनल लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ में स्टेट लेवल पे भी काम कर रहे हैं जैसे कि विदेश संपर्क हो गया जो कि MEA और स्टेट गवर्नमेंट का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। साथ में हम कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जो कि फैसिलिटेट करेगा इंडियन डायस्पोरा को कि वो वापस इंडिया के लिए काम कर सकें जैसे कि वज्र फैसिलिटी स्कीम, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क, वैभव और रिहेबिलिटेशन के स्कीम्स हो गए जैसे स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट जो कि आप स्वदेश नाम से जानते हो, उसी तरह वंदे भारत मिशन। तो ये सारे कुछ स्कीम्स या एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की अगर हम हमारे डायस्पोरा के लिए देखें तो। कुछ जो और रिकमेंडेशन है जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए जैसे कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रखना जो कि एक क्लैरिटी लाएगा, ठीक है। दूसरा कि डाटा मेंटेन करना कि कौन कहाँ किस तरह के लोग हैं, ठीक है, किस तरह का डायस्पोरा है किस रीजन में, वो जरूरी है। तीसरा है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट है उसको और ज़्यादा रिव्यू करना, ब्रॉड बेस्ड करना और जो वल्नरेबल सेक्शन है डायस्पोरा के या जो लो स्किल्ड जो कम्युनिटी है डायस्पोरा की उसको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। साथ में पैरा डिप्लोमेसी जैसा मैंने कहा कि स्टेट लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरत है और ज़्यादा एक्टिव लेवल पे, जैसे केरला से बहुत सारे लोग जाते हैं तो केरला गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट ताकि हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जो भी कंप्लेंट्स आते हैं या जो प्रॉब्लम्स फेस करती है डायस्पोरा वो क्विकली रिजॉल्व हो। लास्टली कल्चरल डिप्लोमेसी, आपको पता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए हम और ज़्यादा हमारे डायस्पोरा के को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर या जो होस्ट कंट्री है उसके पॉलिसीज़ में इम्पैक्ट करती है क्योंकि आपको पता है कि कितने सारे हमारे डायस्पोरा के पॉपुलेशन अब इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, वो लीडर्स हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कल्चरल डिप्लोमेसी प्लस पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में वो हेल्प कर सकते हैं। साथ में जो भी इम्पैक्ट है, ठीक है, असेसमेंट, देखिए कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है उसके बाद उसको रिव्यू करने की ज़रूरत होती है और लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम ताकि जो भी माइग्रेंट्स हैं या लेबरर्स हैं या डायस्पोरा है उन्होंने वो प्रॉब्लम फेस करी है, जॉब कट का इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, उनको उनका हेल्प हो सके। तो इस तरह से हमने इंडियन डायस्पोरा पे जो पूरा आर्टिकल है ये पढ़ लिया है। होप आपको जो पूरा वीडियो है ये समझ में आ रहा होगा और जो मेरे वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हों। अगर अच्छा लग रहा है और जो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।